एक करियर इन डेटा साइंस। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विश्वास कुकरेती, जो हैं डेटा साइंटिस्ट। डॉक्टर विश्वास, एक बार फिर से आपका हम वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम हेल्पलाइन में, रेनबो पर। थैंक यू वेरी मच। तो अगर हम बात करें डॉक्टर विश्वास, सबसे पहले कि अगर आसान भाषा में डेटा साइंस को अगर ऐसे समझें जैसे कचरे के ढेर से सोना निकालना, तो क्या ये सही होगा? जी, यह एकदम उपयुक्त वाक्य है डेटा साइंस को समझाने के लिए। जी। और डेटा साइंस में ही हम एक टर्म यूज़ करते हैं, नॉइज़ टू सिग्नल रेशियो। ओके। सो कचरे के ढेर में से सोना निकालना इज़ सिमिलर टू जो आपने कहा है, नॉइज़ में से सिग्नल एक्सट्रैक्ट करना। जी। हम डेटा साइंस की बात कर रहे हैं तो यह समझाना परम आवश्यक है कि डेटा साइंस असल में है क्या। और डेटा साइंस समझने के लिए हमें यह समझना आवश्यक है कि असल में डेटा है क्या, जी। वह कैसे, किन चीज़ों से बनता है, कौन सी चीज़ डेटा कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। जी। उदाहरण के तौर पर, आप सुबह उठते हैं, आप अपनी गाड़ी पकड़ते हैं, आप अपने स्टूडियो आते हैं। ठीक है। इसी तरह कई लोग अपने जॉब्स पे जाते हैं। जी। आपके पास एक स्मार्ट वॉच है, वो आपके वाइटल्स हर सेकंड नोट करती जा रही है। राइट। जो डिफरेंट इवेंट्स होते जा रहे हैं, इनको अगर जो मैं मेजर करता रहूं, इनको मैं रिकॉर्ड करता रहूं, वह एक तौर पर आप उसको डेटा कह सकते हैं। ठीक है। और डेटा साइंस का जो दूसरा शब्द है साइंस, असल में डेटा साइंस सिर्फ एक साइंस ना होकर के साइंस प्लस आर्ट का कॉम्बिनेशन है। ओके। साइंस प्लस आर्ट का कॉम्बिनेशन मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो भी हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, जी। उनको सॉल्व करने के लिए एक साइंस की सिर्फ ऑब्जेक्टिव समझ ही नहीं, आपको एक आर्टिस्ट की तरह भी सोचना पड़ेगा कि मैं किस एंगल से एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। ओके। तो अब मैं अगर जो साइंस का अर्थ इसमें समझाऊं, तो आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, और आजकल ये जो चैटबॉट्स जो हमारे सारे जीवन में एकदम से प्रवेश कर गए हैं। बिल्कुल। और अब यह सोचना भी एकदम मुश्किल हो गया है कि इनके बिना हम कैसे मेल लिखें, कैसे होमवर्क करें। छोटे बच्चे भी अपना होमवर्क अब इनसे करवा रहे हैं। डिपेंडेंसी के अलावा इसका यूजेज बहुत बढ़ गया है। हाँ जी। तो यह सब डेटा साइंस के ही पार्ट हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, यह सब इसके पार्ट हैं। असल में आप सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और एल्गोरिथमिक नॉलेज, इसके साथ साथ जब आप किसी डोमेन नॉलेज के साथ इनको टाई अप करते हैं, ठीक है, उदाहरण के तौर पर हेल्थ केयर है। जी। मैंने स्मार्ट वॉच का उदाहरण लिया। अगर जो आपकी स्मार्ट वॉच है वो आपके हार्ट रेट मॉनिटर करते रहे हर सेकंड पर, तो मैं यह जान सकता हूं कि किस इवेंट के दौरान आपकी हार्ट रेट ज़्यादा ऊपर गई, कब आपकी हार्ट रेट नीचे गई। ठीक है। तो अब मुझे पता चलेगा कि उदाहरण के तौर पर आप तेज़ गाड़ी चला रहे हैं और आपकी हार्ट रेट बढ़ रही है, या फिर आप स्ट्रेस में हैं तो आपकी हार्ट रेट बढ़ रही है। तो मैं उस हार्ट रेट को, उस डेटा को लेकर मैं एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन कर सकता हूँ। अगर जो मुझे हेल्थ केयर की नॉलेज है, मैं आपके अलग वाइटल्स के साथ उस नॉलेज को जोड़ के एक फुल प्रूफ बॉक्स बना के मैं आपके हेल्थ के बारे में कमेंट कर सकता हूँ, और जो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। मैं अच्छे कमेंट्स दे सकता हूँ। आई कैन प्रोवाइड यू बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर हेल्थ। राइट। सो साइंस, डेटा साइंस में जो साइंस पार्ट है, इट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स प्लस डोमेन नॉलेज। सो ये जब एक अच्छे तरीके से पैक हो जाता है, दैट्स व्हाट्स कॉल्ड एज अ डेटा साइंस। ओके। आपने जैसे बात की कि हेल्थ केयर में भी अब इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और किसी हद तक वो मतलब परफेक्ट रिजल्ट देता है। तो इसके अलावा फाइनेंस में, बिजनेस में, इंडस्ट्रीज़ में और इवन एविएशन में, हर जगह पर इसका यूज़ है। तो जैसे आपने बताया कि हेल्थ का जैसे डेटा निकाला तो आपको मॉनिटर कर रहा है आपकी कलाई पर बंधी हुई घड़ी, और दूसरी चीज़ें जो आपसे जुड़ी हुई हैं वो डेटा कलेक्ट करके फिर वो एक एनालिटिकल अपना स्टेटस दे देता है, वो रिजल्ट दे देता है। बाकी चीज़ों में भी ऐसे ही होता है, किस तरीके से डेटा कलेक्ट करके फिर उसको वो एनालिटिकल वे में प्रोवाइड करता है रिजल्ट। हाँ जी, मोटा मोटा तौर पर देखें तो पाइपलाइन सिमिलर ही रहती है। ओके। आप फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंशियल डेटा भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आपके स्टॉक्स हैं, आपके इक्विटीज़ हैं, यह सब एक अलग टाइप का डेटा बनाती हैं जिनको हम टाइम सीरीज डेटा कहते हैं। ओके। कि एक टाइम के साथ आपका स्टॉक का प्राइस है वो कैसे ऊपर गया, नीचे गया। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन थी, फॉर एग्जांपल अगर जो किसी तीसरे देश में युद्ध हुआ, उस देश के, दो देशों के बीच के युद्ध का प्रभाव हमारे स्टॉक्स पर क्या पड़ता है, यह इंफॉर्मेशन भी आप डेटा साइंस की मदद से स्टॉक मार्केट का एनालिसिस कर निकाल सकते हैं। जी। और आज ही आपने सुना होगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था,
उसमें हमारी भारतीय फौज ने भी एआई का इस्तेमाल किया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ करी, इमेज एनालिसिस यूज़ करा जी। और इस तरह उन्होंने विजय प्राप्त करी। तो मतलब ये हुआ कि वो सारा डेटा जब आप, जैसे आपने बताया, जो सोर्सेस हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा किया जाता है, वही डेटा साइंस है, और फिर उससे एक रिजल्ट निकाला जाता है, और वो किस हद तक परफेक्ट आप मान सकते हैं? जी, असल में यहाँ एक जिसको हम ट्रिकी प्रॉब्लम कहते हैं, जी। इट्स अ ट्रिकी प्रॉब्लम। जो आपका डेटा है, जैसे आपने शुरू किया था कूड़े के ढेर में से सोना निकाल, जी। तो जो आपका डेटा रहता है इट्स कॉल्ड नॉइजी डेटा, और इसको आप मेसी डेटा कहते हैं। तो उसमें से रियल इन्फॉर्मेशन निकालना ही डेटा साइंस में आर्ट है और साइंस भी है। ओके। जिस तरीके से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के स्टॉक्स पे जो डेटा साइंस के एल्गोरिथम्स लगेंगे, जी। ज़रूरी नहीं है वही एल्गोरिथम्स हेल्थ केयर पर भी उतने ही प्रभावी हों। हो सकता है वो उतने ही प्रभावी ना हो पब्लिक पॉलिसी मेकिंग के डिसीजंस बनाने में। ठीक। तो हर टाइप के डोमेन नॉलेज के साथ साथ जो एल्गोरिथमिक नॉलेज है, इन दोनों का आपस में मिश्रण बहुत ज़रूरी है डेटा साइंस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आज हमारा टॉपिक है करियर इन डेटा साइंस, तो ये सब चीज़ें समझनी पहले ज़रूरी हैं, ताकि फिर हम उसमें बताएं कि भाई किस किस तरीके की आपको नॉलेज चाहिए, एक्सपर्टीज़ चाहिए, और आपका इंटरेस्ट किस पर्टिकुलर फील्ड में है, तो आप उस पर ही करियर में जाएं या कोर्स करें। तो हम इसी पर ही आज बात करेंगे डॉक्टर विश्वास कुकरेती से कि करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, किस किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और कहाँ कहाँ जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। विश्वास बताया कि किस तरीके से हम समझें डेटा साइंस आखिर है क्या। और अब हम आगे बढ़ें, इसमें बात करें कि करियर की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ये कि कॉलेज स्टूडेंट्स का एआई में इंटरेस्ट अगर है, ज़ाहिर एआई में आजकल इंटरेस्ट ही नहीं बल्कि ज़रूरी भी है, सब लोगों की ज़रूरत बन चुका है। तो कॉलेज स्टूडेंट के लिए इसमें करियर कैसे शुरू कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? जी, डेटा साइंस में वृहद कैरियर ऑप्शंस हैं। डेटा साइंस 2012 में एक रिपोर्ट आई थी, जैसे आपने कहा इट इज डेटा साइंस को हॉटेस्ट ट्रेंड ऑफ द डेकेड भी कहा जा रहा है। जी। युवाओं के लिए एआई में, डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और गिवन एक जो कॉरपोरेट प्लेइंग फील्ड है वो तो उनके लिए खुला ही है जी। परंतु काफ़ी सरकारी संस्थानों में भी उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, हमारा रेलवे क्रिस, सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेटिक सिस्टम्स, डीआरडीओ, इसरो, आईआरएस, इनमें अलग अलग लेवल्स पर डेटा साइंस की भर्तियां होती रहती हैं। साथ ही साथ हमारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें अगर जो आपने पीएचडी करी है एक डेटा साइंस से रिलेटेड फील्ड में, या फिर एक नेचुरल साइंस के फील्ड में, या फिर हो सकता है सोशल साइंस के फील्ड में ही, पॉलिसी मेकिंग, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स में भी, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए आप भारत की विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारी पीएसयूज़ हैं, भेल हैं, एनटीपीसी हैं, यह भी डेटा साइंस की वैकेंसीज लॉन्च करती रहती हैं, और युवा जब भी वैकेंसी आती हैं दे कैन अप्लाई टू दीज थिंग्स। ठीक है, तो जो अप्लाई करने के लिए कोई तरीका है, कोई वेबसाइट, किस तरीके से अप्लाई करें? जी, वैकेंसीज तो अलग अलग अपने उस तौर पर आती हैं जी, परंतु आपको एक यह ध्यान रखना पड़ेगा कि यू हैव टू स्टे अप टू डेटेड विद द डेटा साइंस प्लेटफॉर्म। जो भी नवघटित नवाचार हो रहे हैं आपको उससे अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि जॉब्स भी अलग अलग पोर्टल्स पे आते हैं, सरकारी वैकेंसीज हैं। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का आप ध्यान रखिए, ठीक है, सरकारी एजेंसीज एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पर ज़रूर अपना वैकेंसी डालती हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, एक तो वह आप ध्यान रखिए। डिफरेंट जॉब पोर्टल्स होते हैं, आप उनको देखते रहिए कि क्या जॉब्स आ रही हैं, कैसे हम उनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट है, तो उसने जो है एआई में पीएचडी करनी है, मान लीजिए वो करना चाहता है, लेकिन उसमें वो चाहता है कि कुछ अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम है उसकी मदद से वो उसको कर सके। जी, भारतीय सरकार अलग अलग योजनाएं, स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप्स युवाओं के लिए चलाती हैं। जी, अगर जो हम स्पेसिफिकली पीएचडी की बात करें तो भारतीय सरकार का पीएमआरएफ, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप, एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसमें युवाओं को सेकेंड ईयर के पीएचडी में से ही 70 से 80 हज़ार रुपए तक का मंथली स्टाइपेंड मिलता है। साथ ही साथ उनको एक पूरे साल का भी 2 से 5 लाख रुपए तक का अपने जो रिसर्च के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं खरीदने के लिए कॉर्पस मिलता है। अच्छा, साथ ही साथ CSIR स्कॉलरशिप्स होती हैं, UGC स्कॉलरशिप्स होती हैं, प्राइवेट प्लेयर्स भी काफ़ी स्कॉलरशिप्स लॉन्च करते हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। जी, साथ ही साथ
सर्व फेलोशिप्स होती हैं, विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप्स हैं। आपको बस एवरीथिंग इज अ गूगल सर्च अवे, जो कहावत है, आप एक बार सर्च कीजिए, आपके सामने सब प्रस्तुत हो जाएगा। जी, जो आप चाह रहे हैं करना, तो उससे रिलेटेड आपको बस सर्च करना है, जो भी अपॉर्चुनिटीज ऑप्शंस अवेलेबल होंगे वो आपको वहाँ पर नजर आ जाएंगे, बस आपको उस पर जाकर के फॉलो अप करना है, अप्लाई करना है। अच्छा, ये तो बात हुई इंजीनियरिंग स्टूडेंट की, पीएचडी के लिए, और जो कॉलेज स्टूडेंट है उनके लिए। अब उसके अलावा कोई मिसाल के तौर पर के कोई स्मॉल एआई सेटअप आइडिया हो किसी बंदे का, किसी शख्स का, और वो चाहता हो कि गवर्नमेंट फंडिंग भी मिल जाए और पे बैक भी ना करना पड़े, तो इसमें किस तरीके के ऑप्शंस हैं? जी, भारतीय सरकार हर व्यक्ति, हर तबके का ध्यान रखती है जी। इसी तरह हमारे जो स्टार्टअप में स्टार्ट करना चाहते हैं जी, तो भारतीय सरकार की एक स्कीम है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। उसमें आपको सिर्फ अपने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए 20 लाख रुपए तक की राशि मिलती है। ओके। और 50 लाख की राशि आपको मिलती है मार्केटिंग एंट्री के लिए। यानी कि दोनों चीज़ों के लिए अलग अलग अमाउंट आपको मिलता है। अलग अलग आपको लेवल्स पे अलग अलग आपको अमाउंट मिलती है। एक अच्छी खासी धनराशि आपको मिलती है मार्केट में एंट्री के लिए, साथ ही साथ एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए। साथ ही साथ भारतीय सरकार हमको युवाओं को अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स भी प्रोवाइड करवाती है, जहाँ अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, कोवर्किंग स्पेस है, साथ ही साथ वहाँ मॉनिटरी धन की भी सुविधा है। इसी तरह एक और स्कीम है भारतीय सरकार की, विच इज़ कॉल्ड निधि, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। इसमें भी आपको एक ये एक्सेलरेट फंड है। इसका मतलब है अगर जो आपका एक स्टार्टअप आइडिया ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, ठीक है, बट आप इसको अब स्केल करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो आप निधि प्रयास करके आप सरकार से फंड ले सकते हैं, मतलब अपग्रेड कर सकते हैं, आप अपग्रेड कर सकते हैं अपने स्टार्टअप को, जहां आपको लाखों की फंडिंग दी जाती है। ओके। इसी तरह अगर जो मैं भारत सरकार के और भी विभिन्न हैं, टाइड 2.0 टेक इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये मेहती हमारी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा एक अलग प्रोग्राम है। इसी तरह भारत सरकार अप्रत्यक्ष रूप से भी स्टार्टअप्स को फंड करती है। भारत सरकार ने एक 10,000 करोड़ का फंड फॉर स्टार्टअप्स भी स्टैब्लिश किया है, जो स्टार्टअप्स को एक्सेलरेट करने के लिए, मार्केट में एंट्री लेने के लिए विभिन्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से एज अ लोन, एज अ ग्रांट दिया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा, जो लिसनर भी जानना चाहेंगे कि जो सेटअप करना चाहते हैं, तो उसमें पहले से ही वो एक फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए या एस्टैब्लिश होना चाहिए, या सिर्फ आप अभी एक बिगिनिंग स्टेज पर हैं तब भी आप इनिशिएट कर सकते हैं फंडिंग के लिए? जी, अगर जो आप एक प्लानिंग स्टेज पर हैं तब भी आप फंडिंग के लिए इनिशिएट कर सकते हैं। जो हमारा स्टार्टअप इंडिया फंड है वह 20 लाख रुपए आपको सिर्फ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए ही दे रहा है कि आप यह धनराशि लीजिए, अपना आइडिया डेवलप कीजिए, इसको कन्वर्ट इनटू अ प्रोडक्ट, और फिर अगर जो यह सक्सेसफुल होता है, लगता है कि मार्केट में इसकी वैल्यू है, यह हमारे सोशल प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, तो सरकार आपको फिर से 50 लाख रुपए का फंड करेगा, ताकि आप उसको फिर मतलब मटेरियलाइज करें उसको, मतलब वो फिर एक फॉर्म में आ जाए ताकि उस पर काम किया जा सके। हाँ जी। तो क्या इसमें ज़रूरी है कि वो जो आइडिया हो एकदम यूनिक हो, या कुछ ऐसे भी आइडियाज़ हैं जो पहले से ही एग्जिस्टिंग हैं, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं उन सेटअप को, आप भी करना चाहते हैं, क्या ये भी पॉसिबल है? जी देखिए, भारत देश एक विविधताओं का देश है। जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भारत के दक्षिण भाषी राज्यों में अलग तरीके से चलें, कोई प्रोडक्ट बहुत अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करे, और एक प्रोडक्ट नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, या वो बहुत अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करें। तो डेटा साइंस एक बहुत ही ज़्यादा मार्केट से जुड़ा हुआ फील्ड भी है। अगर जो आप उसमें रिसर्च का पार्ट हटा दें तो डेटा साइंस में जो प्रगति हो रही है वह मार्केट में इनोवेशंस की वजह से भी हो रही है। तो मैं तो यह युवाओं को सजेस्ट करूंगा कि अगर जो कोई आइडिया आपको लगता है तो आप उससे इंस्पायर होके भी अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर जो एक फॉर एग्जांपल अगर जो मार्केट में एक राइड हेलिंग ऐप है या फूड एग्रीगेटर ऐप है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अगर जो आपका प्रोडक्ट है वह सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आपको बस अपनी प्राइसिंग, अपने एल्गोरिथम्स सही रखने हैं और आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक, मान लीजिए, प्रोडक्ट है, अलग अलग कंपनीज बनाती हैं, लेकिन प्रोडक्ट बहुत सारे हैं वो, तो आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं, उस दौड़ में हो सकता है कि आप आगे निकल जाएं। तो सिर्फ ये आइडिया ही अगर आप रखते हैं सामने, उस पर भी आपको गवर्नमेंट से फंडिंग मिल जाएगी। और आपने बताया वो प्लेटफॉर्म का नाम स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। तो आप इसको गूगल कीजिए और आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप अपने आइडिया को एक शक्ल दे सकते हैं, प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोडिंग लैंग्वेज इज बेस्ट टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट?
और ये भी बताइए कि व्हाट इज़ द करियर इन AI एंड DS। जी, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखिए, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हम मशीन लर्निंग डेटा साइंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। पर मुख्यतः उनमें से जो अभी सबसे अग्रणी है वह है पाइथन। ओके, ये लैंग्वेज है। पाइथन कंप्यूटर लैंग्वेज है। ओके। आप इसका प्रयोग कोडिंग के लिए करते हैं। इसका यूज़ करके आप डेटा साइंस के प्रोग्राम्स, कोड्स, एल्गोरिथम्स एक्सेट्रा लिखते हैं। ओके। बहुत महत्वपूर्ण है कि आप पाइथन में आपका हाथ साफ हो, जिसे हम कहते हैं। आपको पाइथन आनी चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए आप। हाँ जी। अगर जो आप एक्सपर्ट भी ना हो, भारत सरकार की विभिन्न स्कीमें हैं। फॉर एग्जांपल फ्यूचर स्किल्स प्राइम है। आप वहाँ जाकर वो बहुभाषीय स्कीम है, आप वहाँ जाकर पाइथन एवं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स वगैरह सीख सकते हैं। आपने कहा कि बहुभाषीय मतलब मल्टी लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश के अलावा भी जी आप अलग जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसमें सीख सकते हैं। उसमें सीख मान ली कोई हिंदी में सीखना चाहता है अगर, हाँ जी, तो उसमें ऑप्शन है इंडिया। हाँ जी, जो AI फॉर इंडिया मिशन है, उसमें हमारा जो भी भारत सरकार कंटेंट बनाती है जी, वह मुख्यतः बहुभाषी होता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो लोग इंग्लिश में उतनी कमांड नहीं रखते हैं तो वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी सीख सकते हैं, और पाइथन ही मेन लैंग्वेज है कोडिंग सीखने के लिए। हाँ जी। ओके, तो ये तो हो गया सवाल दिल्ली से विवेक का। इसके अलावा हमारे पास ये सवाल है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। इनका कहना है कि इनके पास कॉरपोरेट में 7 साल का एक्सपीरियंस है, MTech किया हुआ इन्होंने डेटा साइंस में। तो ये पूछते हैं कि ट्रांजिशन फ्रॉम कॉरपोरेट टू एकेडमिक प्रोफेसर इन गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो क्या इनको PhD की ज़रूरत है और इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है? अगर जो उन्होंने MTech किया है तो वह BTech के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए अच्छा अधिकार है, परंतु मैं सजेस्ट करूंगा डेटा साइंस में अगर जो वह ऑलरेडी MTech कर चुके हैं जी, तो एक PhD का प्रयास अवश्य करें। भारत सरकार विभिन्न स्कॉलरशिप्स देती है, PMRF देती है, CSR UGC देती है। तो जो वित्तीय उनका प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो सकता है, क्योंकि आप कॉर्पोरेट छोड़ के अगर जो आप रिसर्च में जाते हैं जी जी जी, तो धन की आपको बहुत दिक्कत रहती है। और ये जब आप PhD में जाएंगे तो आपको जी, तो सपोर्ट, सरकार आपको सपोर्ट करती है। मॉनेटरी, फाइनेंशियल सपोर्ट, स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड्स आपके लिए उपलब्ध हैं। ओके। आई वुड सजेस्ट कि आप एक PhD की तरफ देखें, PhD करें, क्योंकि जो रेगुलर ऑप्शंस हैं, जो सवाल हैं जी, वो काफ़ी हद तक लोग बिना रिसर्च के सॉल्व कर सकते हैं। बट जो असल क्रक्स है डेटा साइंस का, ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करना जो किसी ने आज तक किया ना हो, ठीक है, ऐसा एल्गोरिथम डेवलप करना जो किसी प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज कर दे, किसी सॉल्यूशन को और बेहतर बना दे, उसके लिए आपको थोड़ा शांत दिमाग और एक रिसर्च का एनवायरनमेंट बहुत आवश्यक है। भारत सरकार आपको स्कॉलरशिप देती है, आप उनका लाभ उठाइए, आप एक PhD कीजिए। उसके बाद आप भारत की विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में, IITs में, NITs में, ICERs में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पोजीशन के लिए आप वैलिड होंगे। आप अप्लाई कीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए और अच्छी रिसर्च कीजिए। ठीक है। अच्छा, इनका ये सवाल तो पूरा हो गया। एक और चीज़ उन्होंने ऐड की थी कि कोई एज रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है? एज रिस्ट्रिक्शंस डिपेंड करता है डिफरेंट पोजीशंस पे। कुछ पोजीशंस में 32 ईयर कट ऑफ होती है, बट वह अलग अलग लेवल्स के लिए होती है। तो अगर आप डिपेंड करता है कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, उस कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग आपका पोस्ट होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 40 तक चला जाता है, कुछ में 32 तक ही रहता है। तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। जी, ठीक है। अच्छा, इनके सवाल का अच्छी तरीके से जवाब आपने दिया। मैं ये एक सवाल है, ये पूछ रहे हैं पैंथर तोमर किशनगंज दिल्ली से, डेटा साइंस में 80-20 नियम क्या है? 80-20 नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। आपने सुना होगा, मैं इसको उदाहरण देता हूँ एक एग्जाम्पल से। अगर जो आपके कंपनी में 100 लोग हैं जी, 80-20 रूल कहता है कि जो 80% लोग हैं, जो 80 लोग हैं, वो 20 लोगों का काम कर रहे हैं, और जो 20 लोग हैं वो 80 लोगों का काम कर रहे हैं। आप यह देखोगे, यह जो 80-20 रूल है, जिसको आप या पावर लॉ कहते हो, या अगर जो आप इसको फाइनेंस इकोनॉमिक्स में देखें तो पेरिटो लॉ के तौर पर भी ये दिखाई जाता है। इट्स द 80-20 लॉ। एक ये एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन है। काफ़ी आप नेचुरल सिस्टम्स में देखेंगे तो 80-20 रूल काफ़ी अलग तरीके से होता है। जैसे अगर जो मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इट इज़ सीन एम्पेरिकली ऑन एन एवरेज, जो 80% ऑफ दी वेल्थ है वह 20% रेजिडेंट्स के पास होगी, और 20% वेल्थ है
वो 80% हैंड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रखी होगी. सो 80-20 रूल एक इट्स अ एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन जो हम डिफरेंट सोसाइटीज़ में नेचुरल सिस्टम्स में ऑब्जर्व करते हैं. ओके और ये भी एक सवाल इनका ऐड किया इन्होंने कि डेटा साइंस में अगर करियर शुरू करना हो तो शैक्षिक योग्यता क्या, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कुछ मिनिमम क्राइटेरिया भी है? अगर जो इन्होंने अपना स्टार्टिंग नहीं बताया, अगर जो आप 12वीं के स्टूडेंट हैं तो आप विभिन्न IITs, NITs, आईसर्ट्स में आप अप्लाई कीजिए, JEE वगैरह दीजिए. अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, अगर जो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं वहाँ भी आप कोशिश कीजिए कि आप जो भी डिग्री ले रहे हैं अब भारत उसमें मेजर माइनर में कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस का एक कोर्स होगा. साथ ही साथ भारत सरकार विभिन्न योजनाएं चलाती हैं. PMKVY है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, उसमें AI/ML का आपको ऑनलाइन कंटेंट मिलेगा. नीति आयोग है, नीति आयोग का कंटेंट आपको मिलेगा. स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसमें आपको AI/ML आर्टिफिशियल इन सब डेटा साइंस का आपको कंटेंट मिलेगा. भारत सरकार का स्वयं प्रभा है जहाँ विभिन्न यूनिवर्सिटी से जिनको बेस्ट ऑफ द इंडियन माइंड आके इस पे लेक्चर देते हैं. आप यूट्यूब पे जाइए, इट्स फ्री फॉर ऑल, इट्स अवेलेबल टू ऑल. आप वो कीजिए, आपको भारत सरकार आपको रियायती दरों पर उपलब्धि कराती है वर्चुअल मशीन्स जैसे. और अभी अगर जो मैं बताना चाहूँ इसी माह NIELT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने नेशनल डिजिटल NDO भी शुरू किया है जो बेसिकली आपका यही पढ़ाने के लिए AI डेटा साइंस स्पेसिफिकली पढ़ाने के लिए ही शुरू किया गया है. और इसमें आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की भी सुविधा मिलेगी. तो आप जो क्रेडिट कर रहे हैं वो आप इसमें भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या इससे ट्रांसफ़र आप अपने मेन सिलेबस में कर सकते हैं. साथ ही साथ आपको अपनी कोडिंग के लिए भी वर्चुअल लैब्स की सुविधा मिलती है. और आपने बताया कि यूट्यूब पर अवेलेबल है जो ये कोर्स आपको स्वयं प्रभा नाम से. तो आप स्वयं प्रभा सर्च कर सकते हैं. और अभी हम देखते हैं कि हमारे साथ एक फ़ोन लाइन पर हैं कॉलर. हेलो. हाँ, सुन रहा हूँ जी. कहाँ से बात? जी, मैं पीतमपुरा LP दिल्ली से बात कर रहा था. आपका जो आपने बताया जावा स्क्रिप्ट हो गया, पाइथन वगैरह हो गया, तो ज़्यादातर कंपनियां 10 साल पुराने गाड़ियों की तरह उनको कह देते हैं कि लैपटॉप यूज के लायक नहीं है. तो क्या इसमें पाइथन जो आपने लैंग्वेज बताई है तो इसका भी सॉफ्टवेयर होता है क्या? इनमें भी वही वायरस या कमियां कुछ हो सकती हैं? तो थोड़ा इस पर बताने की कृपा करें. थैंक यू. शुक्रिया आपके सवाल के लिए. ये जानना चाहते हैं कि पाइथन अगर आउटडेट हो जाता है तो क्या उसके लिए कोई प्रोविजंस हैं या किस तरीके की स्कीम रखी गई है कि पाइथन में ही सीखना है आपको, किस तरीके से उसमें आगे बढ़ें? जी देखिए, लैंग्वेजेस तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं. आपके पास जूलिया है, आपके काफ़ी एल्गोरिथम्स C++, C# में लिखे जाते हैं. R एक ऐसी लैंग्वेज है जो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिकल तरफ के लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं. और पाइथन को अपडेट करना कोई मुश्किल बात नहीं है. इट्स अ फ्री सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. अच्छा. अगर जो आपके पास विंडोज सॉफ्टवेयर है, आप एक नया EXE डाउनलोड कर लीजिए, यू कैन इंस्टॉल इट, रन इट. और इसी तरह आपके पास अगर जो लिनक्स आप यूज़ करते हैं, मैक यूज़ करते हैं, सो उसको आप काफ़ी ईजी तरीके से आप अपने पाइथन्स को अपडेट करते रहते हैं. आप इट्स एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. आपको कोई पैसा नहीं देना है, आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए उसको अपडेट करने के लिए. और पाइथन में कोई वायरस नहीं है. इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पाइथन से आप शायद आप अगर जो आप यहाँ कहना चाहें, हो सकता है कि आप उससे कुछ गलत चीज़ें बना सकें. अच्छा. परंतु वह डेवलपर की गलती है, ना कि पाइथन लैंग्वेज की. एग्जैक्टली आपने ठीक कहा, क्योंकि ज़ाहिर है सोर्सेस अवेलेबल हैं, आपके लिए ट्रेनिंग अवेलेबल है. अब आपका यूज़ कैसे करते हैं वो डिपेंड करता है. एक सवाल और आया है, ये पूछ रहे हैं कि मैं एक प्रोफेशनल मैकेनिकल इंडस्ट्रियल में काम करता हूँ, ऑटोमेटिव डोमेन में, और कैन द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट एक्सपर्ट कैन मी नो द एब्सोल्यूट बेसिक्स टू गेट सम AI/ML स्किल्स? जी, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप, जैसे मैंने अभी बताया, NDU NILT डिजिटल यूनिवर्सिटी में जी विभिन्न तरीके के AI, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स के बहुभाषी कोर्स उपलब्ध हैं. जी, आप उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि जो आपके बेसिक्स हैं, आप अगर जो शुरू करते हैं डेटा साइंस, तो आप मशीन लर्निंग के बहुत बेसिक्स से शुरू करेंगे. रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, इन छोटे छोटे जो एल्गोरिथम आप उनसे शुरू करेंगे. फिर आप अगर जो आगे बढ़ना चाहें तो CDAC पुणे, जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, भारतीय सरकार की संस्था है जी, वह PG डिप्लोमा इन AI भी करा सकती है.
ओके। एक बार अगर जो आपके स्किल्स आपको समझ आ जाए कि मुझे इतना आ सकता है, तो आप एक सर्टिफिकेशन के लिए, एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन के लिए सीडेक्स या फिर पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे काफ़ी आईआईटी मद्रास भी, अगर जो आप एक प्रॉपर ऑनलाइन कोर्स करना चाहें तो एक 4 साल का बीटेक वहाँ भी डेटा साइंस में कराते हैं, ऑनलाइन करा देते हैं जी। ओके। तो हम आखिर में आपसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जल्दी जानना चाहेंगे, और वो इम्पॉर्टेंट एक सवाल ये है कि आजकल बच्चों में भी बहुत क्रेज़ है ये सब एआई के ज़रिए से अपने जो होमवर्क है, बल्कि एग्ज़ाम के टाइम पर भी बहुत हेल्प लेते हैं। तो एआई में कोई प्रोग्राम्स हैं जो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी हों? जी बिल्कुल। सर्वप्रथम है, एक प्रोग्राम है भारत सरकार का, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद एआई। यह स्पेशली विद्यार्थियों एवं छात्रों के लिए सामाजिक प्रभाव वाले एआई प्रोजेक्ट्स के लिए मेंटरशिप एवं कोचिंग प्रदान करता है। ओके। तो इसके लिए कोई लिंक, कोई पोर्टल, कोई वेबसाइट? युवा आप अगर सर्च करें YUVAI, ओके, फर्स्ट लिंक होगी गूगल पे, इसी से इसी रिलेटेड की होगी। युवा आई, हाँ जी, ठीक है। इसी तरह अटल इनोवेशन मिशन की, अगर जो आप स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, जी। अटल इनोवेशन मिशन में अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, जी। जहाँ AI ML की मूल बातें, रोबोटिक्स की मूल बातें बहुत ही डेमोन्स्ट्रेटिव तरीके से छात्रों को सिखाई जाती हैं। अगर जो आपके पास अटल इनोवेशन, आपके स्कूल या आसपास अटल टिंकरिंग लैब अवेलेबल नहीं है, जी, तो भी आप फ्यूचर स्किल्स प्राइम पर जाकर आप AI ML सीख सकते हैं। जैसे हमने कई बार बोला है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में भी जी, AI कंटेंट है। NDU जो हमारी नई डिजिटल यूनिवर्सिटी खुली है, आप वहाँ से जाकर भी आप डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली आपको गूगल पर ये बस सर्च करना है कि आप किस तरीके का कोर्स करना चाहते हैं, और उसमें आपको लिंक्स मिल जाएंगे। उसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स के तहत आपको मिल रहे हैं पोर्टल या वेबसाइट, उस पर क्लिक करना है। और उसके अलावा एक चीज़ ये भी जानना चाह रहा हूँ मैं कि ये तो बात हो गई स्टूडेंट्स के लिए भी और प्रोफेशनल्स के लिए भी हो गई, आइडिया के लिए भी हो गई, जिसका कोई सेटअप आइडिया हो। उसके अलावा हाउस वाइफ्स के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी कोई ऑप्शन है? जी, भारतीय सरकार का नीति आयोग का एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म WEP, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ओके। सिर्फ महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप में प्रोत्साहित करने के लिए है। इसमें जो मेंटरशिप, जो आपके मेंटर्स होंगे, जी। यह सिर्फ महिला उद्यमियों के लिए है। आपके मेंटर भी महिला उद्यमी ही होते हैं। बिल्कुल। अगर जो आप नीति आयोग WEP सर्च करें तो आप बहुत आसानी से आप एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। आप डेटा साइंस में अगर जो आपके पास स्टार्टअप आइडिया है, जी, तो आप वह पिच कर सकते हैं, जिसको हम भाषा में बोलते हैं, वह पिच कर सकते हैं अपने मेंटर से। या एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक स्टेप बाय स्टेप बेस्ड WEP महिला उद्यमियों की को एंटरप्रेन्योरशिप मार्केट रेडी बनाने के लिए एक प्रयत्न है भारत सरकार का। ओके। तो वो उसके ज़रिए से अपने आप को वो स्किल बना सकते हैं और ट्रेनिंग लेकर के अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। जी। अच्छा, उसके अलावा यही चीज़ अगर हम फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए देखें, तो उनके लिए कोई AI सॉल्यूशंस हैं? जी, किसानी से AI में ट्रांजिशन करना भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी। ओके। तो मैं सुझाव दूंगा, सबसे पहले आप जो बेसिक्स हैं डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उनको आप स्वयं प्रभा से, CDEC से, या फिर आप NIC के भी कोर्स चलते हैं, आप उनसे पढ़कर आप समझिए कि असल में जो आप प्रॉब्लम है जी, वह मशीन लर्निंग के आपसे, आप डेटा साइंस से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बार अगर जो आपके दिमाग में वो प्लान फॉर्मुलेट हो जाए, जी, फिर आप स्टार्टअप इंडिया सीड फंड को अप्रोच कर सकते हैं कि यह हमारा प्लान है, हम इसको इस तरीके से ऑब्जेक्टिफाई करना चाहते हैं। वहाँ आपको फिर एक टाइप का फंड मिल सकता है। अच्छा, फंड मिल सकता है। जी, और एक बार आपको फंड मिल जाए, आप उस पे प्रोजेक्ट पे काम करके आप वापस, आप डिफरेंट इंडियन स्कीम्स हैं, जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, निधि प्रयास स्कीम है, टाइड 2.0 है, आप डिफरेंट स्कीम्स का यूज़ करके, नीति आयोग की डिफरेंट स्कीम्स हैं, आप उनको अप्रोच करके, आप जो आपका खेती बेस्ड, किसानी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जो भी आपका सॉल्यूशन है, जी, आप उसको बहुत आसानी से मार्केट में ला सकते हैं। भारत सरकार ऐसे प्रौद्योगिकी को बहुत प्रोत्साहन देती हैं जो हमारी रियल वर्ल्ड इंडियन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर हुआ, तो इसमें बहुत ज़्यादा इसका यूजेज भी है और आगे बेनिफिट्स भी बहुत हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ साथ जैसे मान लीजिए कि ये डिफेंस या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कोई AI ट्रेनिंग प्रोग्राम? जी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए स्पेशली जो हमारे सैनिक सेना से जुड़े हैं, उनके लिए IDEX एक प्रोग्राम है। ठीक है। इसमें स्पेशली रक्षा अनुसंधान एवं एरोस्पेस समाधान के लिए सरकार आपको 25 करोड़ तक की फंडिंग देती है। अच्छा, ये काफ़ी प्रभावी प्रोग्राम है, और आपके पास कोई आइडिया है तो आप इसको क्रियान्वित कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हम आखिर में अब जानना चाहेंगे
कि इसके लिए जो भी आपने ये स्कीम्स बताई हैं, इनके लिए गूगल पर हमें एक कॉमन अपना जो हम चाहते हैं करना वो सर्च करें, हमें लिंक मिल जाएगा? जी, मेरी तरफ से यह है कि आप जो भी भारत सरकार की योजनाएं होती हैं जी, आप उन पर उनसे नजर रखें। अपडेटेड रहें। ओके। आप गूगल आप सब गूगल यूज़ करते हैं जी। आप गूगल में एक सर्च कर सकते हैं, तो आप एक सर्च का एक उसको बटन आता है कि जिसको आप प्रेस करें तो जब भी उस पर कोई न्यूज़ आती है आप उसका अलर्ट बना सकते हैं। ओके। तो अगर जो आपको एआई से रिलेटेड न्यूज़ चाहिए, आपको स्टार्टअप इंडिया फंड से न्यूज़ चाहिए, तो जी। आप उसका एक अलर्ट बना दें, जब भी कुछ नया घटता है वह न्यूज़ आपके ईमेल बॉक्स में आ जाएगी। ये ज़्यादा अच्छा तरीका है ताकि आप अपडेटेड भी रहें और आप जो चाहते हैं करना वो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा बस लास्ट, अब मेरे पास समय नहीं बचा है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एंड नोट मतलब एक्शन स्टेप्स अगर हम बात करें डॉक्टर कुकरेती, तो क्या आप कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को या जो यूथ है या जो इसमें करियर बनाना चाहता है? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव हो सकता है, ओके। बट अंग्रेज़ी भाषा आप सीखिए, क्योंकि जो भी रिसर्च होती है वह आपकी अंग्रेज़ी में होती है। अगर जो आप कमज़ोर हैं अंग्रेज़ी में तो जी। भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। भारत सरकार के मोस्टली जो भी कंटेंट प्रोग्राम्स हैं वह बहुभाषी हैं। राइट। एक बार आप उनको समझ के आप अपनी एल्गोरिथमिक नॉलेज बढ़ाएं, आप अपनी प्रोग्राम की नॉलेज बढ़ाएं। उसके बाद आप जो सोचते हैं, आप कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट करें और उसका एक सॉल्यूशन देने की कोशिश करें। आप उस प्रॉब्लम को डिफरेंट एंगल से अप्रोच कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि यहाँ से ये डेटा मैं कलेक्ट करूँ या एल्गोरिथम में लगाऊँ, इनके मेल से मैं यह बना सकता हूँ। फिर आप भारत सरकार के डिफरेंट स्टार्टअप फंड्स को आप अप्रोच कर सकते हैं। ओके। तो ये आपने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया कि किस तरीके से इसमें स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं। ये हैं एक्शन स्टेप्स। तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर विश्वास कुकरेती, जो कि डेटा साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं और स्टूडेंट्स को गाइड करते आए हैं और गाइड करते रहते हैं ताकि वो करियर में आगे बढ़ें। तो आपने आज के प्रोग्राम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होंगी और जो तरीका बताया सर्च करने का वो भी आपने जाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विश्वास कुकरेती, रेनबो पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत